हेलो स्टूडेंट्स, इन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम कूलॉम के नियम पर अंकित प्रश्न कर रहे थे और स्थिर वैद्युत के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने एक दो वीडियो में कूलॉम के नियम पर अंकित प्रश्न करा चुके थे। आज हमारा टारगेट है उन्हीं प्यारे से न्यूमेरिकल को एक बार और अच्छे तरीके से बेटर से समझे। देखो, आज के आपके न्यूमेरिकल थोड़े कॉन्सेप्ट के बेस पे रहेगा, ठीक है ना। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे लगेंगे जो 11 से रिलेटेड होंगे, तो उनको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, क्वेश्चन कह रहा है दो समान बिंदु जिसमें प्रत्येक पर 3 माइक्रो कूलॉम आवेश है, एक निश्चित दूरी में पर रखे गए हैं। यदि उन्हें आई जे के और 2i प्लस 3j प्लस 3k पर रखा जाता है, तब उनके मध्य उत्पन्न स्थिर वैद्युत बल कितना होगा। ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो समझो, देखो सुनो। देखो, आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस होगी और ये होगी आपकी एक्स एक्सिस। ये आपकी बाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स। ये आपकी एक्स एक्स हो गई, ये आपकी वाई एक्स हो गई। आगे पास दो आवेश रखे, 3 माइक्रो कूलॉम, 3 माइक्रो, दोनों का परिणाम बराबर है। तो पहला आवेश आपका एरिया मान लेते Q1 इक्वल टू 3 माइक्रो कूलॉम, और दूसरा एक निश्चित दूरी पे यहां मान लेते हैं Q2 कितना है आपके पास, 3 माइक्रो कूलॉम। परिणाम में बराबर है। और इनका स्थिति सदिश हमें दे रखा है, पहला का दे रखा है आई जे के, पहले का स्थिति सदिश कितना दे दिया हमें, आई जे के। मान लेते हैं इसको R1 वेक्टर। R1 वेक्टर क्या है, Q1 की स्थिति बिंदु O के सापेक्ष, यानी Q1 का स्थिति सदिश आपको दे रखा है। और R2 Q2 आवेश का भी स्थिति सदिश आपको दे रखा है। Q2 का स्थिति सदिश आपके पास कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 3k। इसको मान लेते हैं R2 वेक्टर। सही है। जो आपको दिया पहले वो लिख लेते हैं। आपको दिया है आपको आवेश दे रखे Q1 बराबर Q2 बराबर 3 माइक्रो कूलॉम। माइक्रो से कूलॉम में ले लो, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलॉम। यहां तक का बिल्कुल क्लियर। आपको Q1 का स्थिति सदिश दे रखा है, आवेश Q1 का स्थिति सदिश, ये चीज आपको दे रखी है। इसका स्थिति सदिश हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, इसका स्थिति सदिश हमने कर रखा R1 वेक्टर से। कितना है वो इसका, आई जे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है। आवेश Q2 का भी स्थिति से आपको पता है, आवेश Q2 का स्थिति सदिश, उसका स्थिति सदिश कितना है आपके पास, R2 वेक्टर मान रखा है। और वो कितना है आपके पास, 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3 है, 3j कैप 3j कैप और प्लस 3k कैप। ये है। अब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल निकालना है। तो दोनों आवेशों का परिणाम तो आपको दे रखा है, परंतु हमें परिणाम निकालने के लिए, हमें बल निकालने के लिए क्या चाहिए, वही कूलॉम का नियम K Q1 Q2 अपॉन R उसके। मतलब दोनों बलों का परिणाम तो आपको पता है,
परंतु इनके दोनों के मध्य जो दूरी है उस दूरी का परिमाण आपको पता नहीं है। कोई भी एक वेक्टर मान लो, आप ये वाला मान सकते हो या ये वाला मान सकते हो, कोई भी एक मान सकते हो। तो हमें ये चीज निकालनी पड़ेगी। इसको कंसीडर कर लो R21 वेक्टर, ठीक है, Q2 का स्थिति सदिश आवेश Q1 के सापेक्ष, ये चीज निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपने 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, 11th क्लास में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। क्या होता है? वो होता है चतुर्भुज संबंधी योग का नियम। चतुर्भुज संबंधी योग का नियम ये कहता है, अगर आपके पास एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है, इस वेक्टर का जो सिरा है और जो दूसरा वेक्टर है उसकी जो पूंछ है, इसके सिरे से दूसरे वेक्टर की पूंछ क्या होगी? मिली रहेगी। और तीसरा वेक्टर इसके क्या होता है? वो विपरीत। इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, और इसको मान लेते हैं सी वेक्टर। ऐसे कहानी देखने को मिलती है। और जो ये सी वेक्टर होता है, ये इन दोनों योग के क्या होता है? बराबर होता है। सी वेक्टर बराबर आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी इसका परिणाम, जिसका सिरा मिला होता है, जिसका सिरा आपस में मिला होता है, उसका परिणाम इन दोनों वेक्टर के परिणाम के क्या आते हैं? बराबर आता है। तो सिरा चेक करो, तो लिख देना हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। इसका सिरा मिला है, इसका सिरा मिला है, तो इसका परिणाम कितना है? R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर का परिणाम जो है वो किसके बराबर आएगा? वो इन दोनों वेक्टर के परिणाम के क्या आएगा? इन दोनों वेक्टर के सदिश के योग के क्या आएगा? बराबर आएगा। R1 वेक्टर और प्लस R21 वेक्टर। हमें चाहिए R21 वेक्टर का परिणाम, पहले R21 वेक्टर निकाल लो, परिणाम बाद में निकाल लेंगे। ये प्लस का जाके माइनस का, तो R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। तो चलो दोनों वैल्यू निकाल लो। R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, R2 वेक्टर आपको कितना है? 2i प्लस 3j प्लस 3k, और माइनस R1 वेक्टर कितना है आपके पास? i प्लस j प्लस k। तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू, देखो माइनस करना तो आता है, आई हो जाएगा 2 माइनस 1 और ब्रैकेट में i, 3 माइनस 1 ब्रैकेट में कितना आएगा? j, और प्लस 3 माइनस 1 और ब्रैकेट में कितना आएगा? k। आई जे जे के, ठीक है ना। जिसका कुछ नहीं आता उसका क्या बना होता है? गुणांक तो आपको पता ही होगा, कोफिशिएंट। आगे चेक करो, यहां से माइनस करोगे कितना बचा? 1, यानी मतलब i बचेगा। 3 में से 1 गया, यहां बचेगा 2j, क्या यहां बचा 2k। तो आपने R21 वेक्टर आपने निकाल लिया। अब हमें इसका परिमाण चाहिए, हमें तो परिमाण रखना है फार्मूले में। तो R21 वेक्टर का परिमाण रखो, कैसे निकलेगा? रूट में फार्मूला है तो परिमाण निकालने का, 11th क्लास में पढ़ा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां से कैलकुलेट करो, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 2। यहां से कितना निकल गया? सॉरी, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 प्लस 4। यहां से कितना आएगा? रूट में 9, और 9 किसका होगा? 3 का। तो परिमाण कितना निकल के आ गया? 3 मीटर। कितना निकल के आ गया? 3 मीटर दूरी निकल के आ गई। किनके बीच में? 3 मीटर दूरी। तो अब क्या लगा लो? अब कूलॉम का नियम लगा लो। तो लगाओ कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम।
कूलाम का नियम क्या होता है, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R उसके। यहां से देखो F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R। R कितना है, यहां देखो R वेक्टर का परिणाम कितना है, ये गया R21 वेक्टर का परिणाम। यहां से बोल सकते हैं R21 वेक्टर का परिमाण का होल उसके। वैल्यू पुट करो, के का मान हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 3 माइक्रो कूलाम था, चेक कर लो, Q1 3 माइक्रो था, यहां से चेक करो। और 3 इंटू 10 की पावर -6 कितना आ गया, 3 इंटू 10 की पावर -6। और यहां से आएगा 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय R21 वेक्टर का स्क्वायर। R21 वेक्टर का परिणाम कितना निकल रहा था, 3 यूनिट। R21 वेक्टर परिणाम कितना निकला है, 3 मीटर। कितना निकाला है, 3 मीटर। यहाँ कितना आ गया, 3 का उसके। कैलकुलेट कर लो, यहां से आया 3 तिया 9 तिया 27, ऐसे कर लो 3 तिया 9, 10 की पावर 9 ऐसा का ऐसा ही, ये दोनों ऐड कर दो, माइनस माइनस हो जाएगा, 10 की पावर-12 और 3 का उसके कितना आ जाएगा, 9। 9 से 9 कट जाएगा। तो यहां से आप इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, यहां से क्या आएगा, F इजिकल टू 9 इंटू 10 की पावर-3 न्यूटन। इतना आपको देखने को मिलेगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ या ना, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में प्रदर्शित निकाय के लिए प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इस क्यू का, किसी भी एक क्यू का मान निकाल लेना है, क्यू का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए स्मॉल क्यू पर परिणामी बल 0 हो। कोई भी एक स्मॉल क्यू ले लो, ये वाला या ये वाला, चलो ये वाला मान लेते हैं। इस पर परिणामी बल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलो देखो सुनो, सबसे पहले हमें क्यू के बारे में 2 चीज चेक करनी है, सही है। सबसे पहले हमें क्यू का चिन्ह देखना है, जो कैपिटल क्यू है इसका हमें पहले चिन्ह देखना है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। दूसरा हमें क्यू का मान पता लगाना है, कि मान कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी, ये भी हमें बता। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यू के चिन्ह की। ये क्यू का चिन्ह धनात्मक होना चाहिए, क्यू का चिन्ह ऋणात्मक होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, अगर क्यू का चिन्ह धनात्मक है मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो स्मॉल क्यू पर बल कैसे लगेगा, स्मॉल क्यू पर बल कैसे लगेगा, ठीक है ना। चलो स्मॉल क्यू पर बल कैसे लगेगा, प्लस प्लस है तो ये वाला बल इस बल को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। सही है, और ये एक वर्ग है तो इसकी सारी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मान लिया ये 1 2 3 4, सही है, नामकरण कर दिया, ठीक है ना। तो स्मॉल क्यू पर बल की दिशा कैसे होगी, हाफ और 2, यानी 4 पे लगाए 2 के कारण, यानी स्मॉल क्यू पे लगाए कैपिटल क्यू के कारण। सही बात, इस टाइप की दिशा होगी। इस पे चेक करें दिशा कैसे होगी, तो ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा इस टाइप से। F4 3, 4 पे लगाए 3 के कारण। अब ये वाला भी इस पे लगाएगा, तो ये कैसे लगाएगा, जब इसका देखेंगे, जब इसका देखोगे आप, इसका कैसे लगेगा, इसका लगेगा इस टाइप से, F41 वेक्टर। सही, क्या स्मॉल क्यू पर परिणामी बल यहां 0 आएगा। आप सोच के देखो कि स्मॉल क्यू पे यहां बल का परिणाम 0 आएगा, यहां बल का परिणाम 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमने इससे पहली वीडियो में क्या पढ़ा था, थोड़ा ध्यान करो कि आपके पास 2 वेक्टर ऐसे हैं,
ये एफ वेक्टर और ये एफ वेक्टर, इनका परिणामी कितना निकलता है, इनका परिणामी निकलता है बीच में से, सही है। तो इन दोनों वेक्टर का परिणामी, इन दोनों वेक्टर का परिणामी इनके बीच में आएगा। जैसे मान लें इन दोनों वेक्टर का परिणामी यहां से बीच में आ गया, और एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो इन दोनों का परिणामी कहां से निकल के आ जाएगा, बीच में से। तो मतलब कहना मतलब ये है कि बल शून्य देखने को नहीं मिलेगा, परिणामी बल शून्य देखने को नहीं मिलेगा। यानी कहना मतलब परिणामी बल शून्य कब मिलेगा, पता है, परिणामी बल शून्य ये तब मिलता है जैसे Q है, जैसे Q है, इस पे एक बल ऐसे लग रहा है और उतने परिणाम का बल इसके विपरीत दिशा में लगे। जितना एक बल इस पे ये लग रहा है उतने ही परिणाम का बल इसके विपरीत दिशा में लगे, तो तब Q पर परिणामी बल क्या आएगा, शून्य आएगा। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बननी है, तो Q का चिन्ह धनात्मक हम नहीं ले सकते, ये बात अपने माइंड में डाल लो। तो Q पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। अब Q निगेटिव होगा तो क्या होगा, अगर Q को निगेटिव लेके चले तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो तब देखिए तब कैसे बल लगेगा। देखो सुनो, ये अपनी ओर आकर्षण करेगा, नामकरण कर दो ए ए ए ए, ये हो गया 1 2 3, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया F3, सही बात है। प्लस माइनस में आकर्षण होगा, ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला हो जाएगा F3 4, और ये दोनों क्या है, प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो इस पे कैसे निकल के आएगा, इस पे आएगा F3 1, सही। अब क्या ये इस पे नेट परिणामी बल शून्य आ सकता है, स्मॉल क्यू पे परिणामी बल शून्य आ सकता है, तुम कहेंगे हाँ सर अब हमें ये बात पता है कि जैसे एफ वेक्टर 3 2 और एफ वेक्टर 3 4 ये है, तो इनका परिणामी बल कहां से निकलेगा, नेट बल बीच में से निकलेगा। इनका परिणामी दोनों का बल कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। इन दोनों का परिणामी बल कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। एफ हाँ या ना, ये बात तो समझ लो। और ये दोनों परिणामी बल अगर ये दोनों बराबर है, यानी ये इसके बराबर है, तो इस पे क्या निकल के आएगा, नेट बल कितना आएगा, शून्य आएगा। ये बात क्या आप समझते हो। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन दोनों बलों का परिणाम निकाल के रख लेते हैं, F3 2 और F3 4 का। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हल में। हल करो, सबसे पहले निकाल लो आप, सबसे पहले निकाल लो F3 2 वेक्टर, F3 2 वेक्टर। फॉर्म लगेगा K Q1 Q2 अपॉन R उसके कलाम के नियम से। परिमाण निकाले, ध्यान रखना परिमाण निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो K ऐसा का ऐसा ही, Q1 कितना है, कैपिटल Q है, Q2 कितना है, स्मॉल Q है, अपॉन R भुजा कितनी है इसकी, A उसके, सही है। अब इसी प्रकार आप कौन से निकालो, F3 4 निकाल लोगे, F3 4 वेक्टर का परिमाण। चलो निकाल लो इसको भी। फार्मूला आया K Q1 Q2 अपॉन R उसके, तो यहां से वैल्यू पुट करो K Q1 की वैल्यू कितनी है, Q है, और Q2 की वैल्यू स्मॉल Q है, R इन दोनों के बीच का R कितना है, दूरी कितनी है, A है, यह हो जाए A उसके। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना बताओ, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए, आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतनी पता है कि इन दोनों बलों के परिणाम को देखो, तो इन दोनों बलों के परिणाम पर आवेश क्या है, बराबर है, और दूरी भी क्या है, बराबर है, ए दूरी भी बराबर है।
आवेश भी बराबर है, आवेश का परिणाम भी बराबर है, दूरी भी बराबर है, मतलब ये दोनों बल परिणाम में आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी बोल सकता हूं F32 वेक्टर का परिमाण बराबर होगा F34 वेक्टर का परिमाण, F34 वेक्टर का परिमाण। और उसको मान लेते हैं हम F, मान लेते हैं हम F है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो फिर लास्ट वीडियो देख लेना, जब न्यूमेरिकल ये कैसे समझ में आएंगे, अन्य न्यूमेरिकल समझ में आने वाले नहीं है, पहले मैं बता रहा हूं आपको। मैंने आपको ये बताया था कि ये दो वेक्टर, ये F है, ये F है, सिंपल सी बात है, इसको F मान सकते हैं, इसको F मान सकते हैं, क्योंकि दोनों परिणाम में बराबर है, और इनका परिणामी बल बीच में से निकल कर आता है F, और थीटा कितना है 90 डिग्री, तो उनका परिणामी बल कितना आता है, उनका परिणामी बल कितना होता है, कोई बच्चा बता पाएगा, कमेंट करो, तो उनका परिणामी बल कितना आएगा, इनका परिणामी बल कितना आता है, इनका परिणामी बल आता है F इक्वल टू √2, इतना परिणामी बल देखने को मिलता है, F इक्वल टू √2, सही है। यानी ये परिणामी बल निकालूंगा मैं दोनों के बीच का, तो कितना आएगा √2F आएगा, कितना आएगा √2F। तो पर्सन से हमें क्या निकालना है, पर्सन से हमें क्या निकालना है, Q पर परिणामी बल शून्य हो, Q पर परिणामी बल शून्य, तो Q पर परिणामी बल शून्य होने का क्या कारण है, Q पर परिणामी बल शून्य होने का क्या कारण है, Q पर परिणामी बल शून्य होने का क्या कारण है, देखो Q पर परिणामी बल जब शून्य होगा, जब ये दोनों बल आपस में परिणाम में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों बल आपस परिणाम में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी यहां से हम बोल सकते हैं जो ये F है, ये F किसके बराबर होना चाहिए, इस F3 वेक्टर, F31 वेक्टर के परिणाम में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, हम बोल सकते हैं ऐसे, सही है। इस F को देखो, ये F कितना होगा, ये F होगा √2F, ये मैंने आपको बता रखा है, सही है, ये भी F है, ये भी F है, परिणामी बल कितना निकल गया 90 डिग्री है, तो F का मान कितना आएगा √2F, सही है, इक्वल टू इसका परिणामी बल F3 वेक्टर, वो तो हमने निकालना नहीं है, वो तो हमने निकालना नहीं है, चलो डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, उनके बीच में लगा निकालना चाह रहे हो तो आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। थोड़ा यहां देखना, ठीक है, अगले स्लाइड पे देख लो, तो √2F इक्वल टू कितना है, K Q1। अब चेक करो Q1, इन दोनों के बीच का परिणाम, F3 वेक्टर का परिणाम निकालना है, ठीक है ना, इसका ये चीज निकाल लो, ठीक है ना, ये कैसे निकाल, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें Q1 कितना है, Q है, Q2 कितना है, Q है, Q है, तो हम Q का स्केल लिख सकते हैं, दो Q1 की वैल्यू Q है, इंटू में Q2 की वैल्यू Q है, तो Q का स्केल लिख लो या इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपॉन R के बारे में बात करें तो R इन दोनों के बीच की क्या है, दूरी है, 1 और 3 के बीच की दूरी है, तो 1 और 3 के बीच की दूरी कैसे होगी, तो आप ध्यान करो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये चीज देख रहे होंगे, आप ये चीज है A B और C है, मान लिया, ठीक है ना। अब हमें ये दूरी चाहिए, और ये वाली भुजा A है और ये वाली भुजा A है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, अगर आपको याद हो कि पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकलती है, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी रूट इन दोनों का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, रूट में कितना हो जाएगा 2A का स्क्वायर, यहाँ √2 फंस जाएगा और A बाहर निकल जाएगा, तो कितनी दूरी निकल जाएगी, √2 है, तो यहाँ आ जाएगा √2A का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना, आया ना, क्या समझा दे सर ने जल्दी, देखो सुनो एक बात सुनो, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये चाहिए, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा कुछ रिलेशन होता है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। कर्ण चाहिए आपको AC का होल स्क्वायर, लंब कितना है इसका A का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार भी A है, आधार कितना A है, ये आ जाएगा A का स्क्वायर, इधर उसके चौके तो रूट चढ़ जाएगा,
AC कितना आएगा रूट में A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर, और A कितना हो जाएगा 2A का स्क्वायर, और 2 बाहर निकालोगे तो रूट 2 फंस जाएगा, A बाहर होकर निकल जाएगा। ये तो बात समझा ना मैं आपको, ठीक है ना। तो कितना आएगा रूट 2, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ आएगा रूट 2F इजल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 काटते नहीं ऐसे, ठीक है ना, गंदी बात, इसको रुको, देखो यार मैं कहता था रूट 2A का होल स्क्वायर, रूट 2F, F का मान पुट कर लो, F ये वाला F है, ये वाला F है परिणामी बल, ठीक है ना। कोई भी एक F का परिणाम, रूट 3 वेक्टर परिणाम कितना निकाला के क्यू, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो कितना आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ उसके से रूट कट जाएगा 2 बचेगा, और क्यू के ऊपर उसके चढ़ जाएगा, यहाँ सॉरी ए के ऊपर चढ़ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो अब क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के नहीं आ रहा है, कैसे, के कटा क्यू से ए क्यू कटा, एक क्यू बच जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, तो यहाँ बचा रूट 2 क्यू अपॉन, यहाँ एक क्यू बच जाएगा अपॉन 2, इसको इधर ले जाओगे नीचे, तो क्यू इक्वल टू कितना आएगा क्यू अपॉन, इसके नीचे ले जाओ 2 रूट 2, तो हमें कितना परिणाम का रखना पड़ेगा, हमें कितना परिणाम का आवेश रखना पड़ेगा वहां, क्यू अपॉन 2 रूट, कितना हमें कितना रखना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह है, और क्यू अपॉन 2 रूट 2, इतना परिणाम का आवेश हमें यहाँ रखना पड़ेगा, जिस पर इस पर क्यू पर परिणामी बल कितना आएगा 0 देखने को मिलेगा। ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एक बार देखो दोबारा समझ लो, अगर ना आया तो दोबारा समझ लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि हमें स्मॉल क्यू का मान निकालना था, इस स्मॉल क्यू का मान निकालना था, जिससे इस कैपिटल क्यू का मान निकालना था, जिससे स्मॉल क्यू पे परिणामी बल कितना हो 0 हो। तो हमने 2 चीज के बारे में चर्चा करी थी कि पहले सबसे पहले चिन्ह कौन सा होना चाहिए, कि धनात्मक चिन्ह होना चाहिए क्यू के पास या ऋणात्मक चिन्ह होना चाहिए कैपिटल क्यू के पास। तो जैसे हमने धनात्मक चिन्ह लेके चला तो परिणामी बल ऐसे देखने को मिला, तो यहाँ परिणामी बल कुछ ना कुछ आ रहा था। यहाँ सिंपल सी बात है, अगर सिंपल सी बात है, इस पे अगर आप चेक करो, इस पे नेट बल अगर आप चेक करोगे ये 0 आए, तो सिंपल सी बात है, एक बल इस दिशा में लगना चाहिए, तो दूसरा बल इसके विपरीत दिशा में लगना चाहिए। तो वही बात हुई थी कि परिणामी बल जब 0 आएगा, जब एक दूसरे क्या होगा विपरीत दिशा में होगा, तो चिन्ह कौन सा होगा ऋणात्मक होगा। फिर हमने दिमाग लगाया कि यार एक काम करते हैं कि ये तो हमें पता है, ये तो हम निकाल लेंगे कि इन दोनों बीच का बल है, दूरी हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली, ये तो हम निकाल लेंगे, परंतु इन दोनों बल का परिणाम कैसे निकलेगा, बीच में से निकलेगा F, और ये दोनों 90 डिग्री में बन रहे हैं, ये दोनों 90 डिग्री में बन रहे हैं। तो हमने दिमाग लगाया कि जब 2 वेक्टर ऐसे होते हैं, परिणाम में बराबर होते हैं और 90 डिग्री पर होते हैं, तो उनका परिणामी बल कितना आता है, F इक्वल टू रूट 2F। तो वही मैंने अप्लाई करा, F इक्वल टू रूट 2F, फिर मैंने वैल्यू पुट करी, यहां से हमने मान निकाल ले, और इतना क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, ठीक है ना। चलो अब जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास यूरेनियम है, नाभिक के एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है, जो यूरेनियम है वो एक अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, साथ साथ क्वेश्चन करना, तो जब ही समझ में आएगा, ठीक है ना। हल देखो, हल आपके पास क्या है, यूरेनियम है, कितना है U92 238, ये है। इसके मूल नाभिक पर कितना आवेश होता है, 92 प्रोटॉन का आवेश। मूल नाभिक पर आवेश, मूल नाभिक पर आवेश कितना होता है, प्लस के 2 प्लस के 92 प्रोटॉन का आवेश। पहली बात समझ में आ गई, इतनी बात भाई, ये परमाणु क्रमांक ही तो होता है, और परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, ये वाली बात, ठीक है। अब अल्फा कण उत्सर्जित करता है, जैसे मान लो यूरेनियम ने अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है, तो अल्फा कण के बारे में विचार करें तो अल्फा कण क्या होता है। देखो अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण एक हीलियम का नाभिक होता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। हीलियम का नाभिक कब होता है, हीलियम का नाभिक जब होता है जब हीलियम का परमाणु 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 है, और ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेस कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेस करने से हीलियम के ऊपर चार्ज कितना का आ जाता है, अगर चार्ज की बात करें तो 2 प्रोटॉन का चार्ज बढ़ जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो निकालता नहीं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज बढ़ जाता है। तो अल्फा कण पे कितना होता है, एक हीलियम का नाभिक होता है, और हीलियम का कौन सा नाभिक होता है, H2O+, ये होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अल्फा कण पे कितना आवेश होता है, अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन का आवेश होता है, और 2 प्रोटॉन के आवेश को हम लिखते कैसे, ये ध्यान रखना। हम दिखाएंगे अल्फा कण पर आवेश, और अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश 2E, और E क्या होता है, E होता है एक प्रोटॉन का आवेश, E होता है एक प्रोटॉन का आवेश होता है। ये बात तो इतनी पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विखंडित नाभिक के केंद्र से, यानी वो अल्फा कण निकाल रहा है, तो अल्फा कण निकालने के बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना। अल्फा कण निकालने के बाद की घटना देखो। चलो अब यहां से देखो, तो अल्फा कण उत्सर्जित होने के पश्चात क्या होगा, यहां से Q1 कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो 92 में से 2 क्या कर दो माइनस, कितना बच जाएगा 90, कितना आवेश रह जाएगा, सही है। अल्फा कण पे आवेश Q2 क्या है, अल्फा कण पे आवेश, अल्फा कण पे आवेश कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इन दोनों के बीच की दूरी पर्सन से दे रखी है, इन दोनों के बीच की दूरी पर्सन से दे रखी है, इनके बीच की दूरी R इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 9 × 10⁻⁻15 मीटर, इतनी इसकी दूरी दे रखी है, ठीक है ना, सही है। तो चलो बल निकालते हैं, कितना बार कार्य करेगा, अल्फा कण पर कार्यरत बल, कितना निकल के आएगा, कूलाम के नियम से कितना आएगा, वो K Q1 Q2 अपॉन R, उसके K का मान वैल्यू पुट करो, K का मान कितना है 9 × 10⁹ Q1 पे कितना है 90E 90E, और इंटू में Q2 पे कितना है आपके पास 2E, अपॉन में R का मान चेक करें तो R का मान कितना है 9 × 10⁻⁻15। चलो इसको बचा सॉल्व करो, यहाँ उसके चाह था उसके चाह था, ठीक है। ध्यान से देखो बचा, 9 × 10⁹ इंटू 90 इंटू 2 और ई को लिख दिया मैंने ए का स्क्वायर अपॉन, यहाँ के 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और अलग अलग कर लो, और 15 दूनी कितना हो गया 30, 10⁻⁻30 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट करो, 9 9 81, 9 बार यहाँ 10⁹ अपॉन 9, ऊपर क्या चलेगा 90 बचेगा, इंटू में 2 आएगा, और ई का मान चेक करें तो ई का मान कितना आएगा 1.6 × 10⁻⁻19,
और पावर होल उसकी ऐसा का ऐसे ही। और यहाँ से नीचे कितना बच गया था आपके पास 10 की पावर -30। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इसको सॉल्व करें। यहाँ देखो अभी ये कितनी बार कट गया 10 बार, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 10, 9 के 10 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 1.6 का होल स्क्वायर, 1.6 का होल स्क्वायर आएगा 16 कितना होता है 256, 2.56 कितना आएगा 2.56, 19 दूनी 38, तो 10 की पावर -38। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। और नीचे नीचे अगर आप चेक करो तो 10 की पावर -30 है, तो ऊपर जब ले जाऊंगा, यहाँ ले जाऊँ, यहाँ देख लो, ऊपर जब ले जाएंगे तो 10 की पावर -30 तो ऊपर जाके इसमें जाएगी पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, अब इसको नेक्स्ट करके देखो थोड़ा सा। चलो चलो ये इसको यही देख लो आप, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इक्वल टू 10 की पावर -10, देखो यहाँ देखो ये 10 है और ये 30 है, और 40 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से माइनस में है तो कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपके पास 10 की पावर 2। बस देख लो 30 और 10 40, और 40 में 38 घटाओगे तो कितना बचेगा 10 की पावर 2, और यहाँ से कितना आ गया आपके पास 2 इंटू 2.56 डिवाइड बाय, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 10 की पावर 2 बढ़ जाएगा नीचे, है ना, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, हटा के दिखा दो, नहीं मानते नहीं तुम, यहाँ सर तुमने हटाया है, ठीक है। तो 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कट जाएगा, तो 2 इंटू कितना आएगा 256, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, आएगा 512। लो इतना बल कार्य करेगा 512। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे, अब हमारा चलने वाली यूनिट जहां हम पढ़ेंगे आपको विद्युत क्षेत्र से संबंधित बातें करते हुए नजर आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।